हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक अपनी एक मोल कॉन्सेप्ट की एक सीरीज चल रही थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कह लो उसको, या फिर आप ऐसे कह लो कि फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वो हम पढ़ रहे थे अब तक। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, और वो है अपना पहला तो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस नेक्स्ट टॉपिक की जो फर्स्ट हेडिंग है वो तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसी की जो सेकंड हेडिंग है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, हम अब इन दोनों के बारे में सीखने वाले हैं। आपके दिमाग में सबसे पहला ये सवाल तो ये आना चाहिए कि सर, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम या सीएसआईआर नेट की या गेट की, ठीक है, या किसी और एमएससी एंट्रेंस की, है ना। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सर 11th 12th बेस्ड टॉपिक है, उस पर बेस्ड है। तो इनके क्वेश्चंस तो आज तक इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही नहीं गए हमें, तो फिर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ें? इस टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बात सच है कि आज तक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसमें से आपको बेसिक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना हो, है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाने के लिए आपको बोला गया है, लेकिन उसके मेथड्स कुछ और होते थे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की हेल्प से आपसे पता लगवा लिया, या फिर एनएमआर में कुछ सिग्नल टाइप या स्ट्रक्चर आपको देके उस तरीके से कुछ आपसे हिंट से कुछ पता लगवा सकता है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पता नहीं करवाया गया है। ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर श्रमिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बात सच है कि ये इन सब में तो नहीं पूछा जाता, और इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये 11th 12th बेस्ड जो भी एग्जाम्स होते हैं लाइक जेई नीट, उन सब में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। तो आप क्यों पढ़े इस टॉपिक को? तो सुनिए ध्यान से, मेरी वजह सुनिए। ये बात सच है कि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जहां पर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं देकर कुछ हिंट आपको दिया जाता है, और हिंट से आपको पता लगाना होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उससे आगे वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब ये वाली जो चीज है ये हायर लेवल केमिस्ट्री में लाइक आईआईटी जेम नेट गेट एमएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उस हायर लेवल केमिस्ट्री में डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाएगी कभी भी। डायरेक्टली इससे आप इस कॉन्सेप्ट से आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आपसे यूज करवा सकता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है, इनफैक्ट बेहद जरूरी है। तो ये तो बात हो गई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, देखिए, आफ्टर मास्टर्स आप अगर कहीं ना कहीं टीचिंग करते हैं या फिर आप किसी और फील्ड में जाते हैं, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के तो पता होने ही चाहिए। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा ये ना समझे कि ये तो एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, हम इसको क्यों पढ़े, हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात जो हमें इसमें पढ़नी है वो ये है कि इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप ऐसे सिंपली कह सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर of atoms of element in a compound। आप इसकी डेफिनेशन में समझ रहे हैं ना, ध्यान से क्या बोल रहे हैं। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मतलब किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट के जितने एटम है ना, एक्चुअल में जितने प्रेजेंट हैं उसके एक मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वहां पर, उनके एक्चुअल नंबर को बताता है कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इंपिरिकल फॉर्मूला की, तो इंपिरिकल फॉर्मूला की जो डेफिनेशन होती है, सेकंड अपन चर्चा कर लेते हैं पहले इंपिरिकल फॉर्मूला के बारे में।
एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका होता है इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो। लेकिन एक बहुत जरूरी बात लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, होल नंबर। सिंपलेस्ट रेशियो, लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो भी किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। बात समझ में आ गई? तो ये आपको कह रहा है कि रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर में होने चाहिए रेशियोज ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मतलब जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो एक्चुअल नंबर को बता रहा है कि एक्चुअल में इतने एटम्स मौजूद हैं, और जब आप उन्हीं का सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो वो बन जाएगा उसका कौन सा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैंने जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखवाया होल नंबर, इसका क्या मतलब है? ये होल नंबर ही क्यों होना चाहिए, ये हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात समझना। एग्जाम्पल अपने पास C6H12O6, किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं एंड 6 कौन होते हैं? ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। तो ये तो बन जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब आप इसका निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, तो आपको पता है कि जो सबसे कम एटम किसके हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के। कितने हैं? 6 एंड 6। तो एक काम करते हैं कि 6 का तीनों में डिवाइड कर देते हैं। अरे टोटल जो नंबर है ऑफ एटम्स है उनको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6/6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 12/6 2 और यहाँ पर 1। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला हो कितना बन जाएगा? CH2O, और इसको बोल देंगे इंपिरिकल फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो है ना, यहाँ पर होल नंबर में तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर किसी फ्रैक्शन में आ रहा हो। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखें आप। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए अपन बात कर लें N2O4 की, तो देखो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का ये तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसी का देखो इंपिरिकल फॉर्मूला, तो आप एक काम करो, जो सबसे छोटा नंबर है इसमें, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 2। 2 से दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो 2 से दोनों को डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज यहां करते हैं, जैसे मैं बात करूं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की, N2O3 की अगर मैं बात करूं, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, मान लो। तो अगर आप इसका इंपिरिकल फॉर्मूला देखेंगे, तो आप कहेंगे सर सिंपलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ पर कितना है? 2 है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करके आप बनाएंगे, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। आप कहेंगे सर सिंपलेस्ट रेशियो तो इसका ये होगा, लेकिन क्या ये जो आप 1.5 देख रहे हैं, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो इसको आप इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं बोल सकते। तो इसलिए ध्यान रहे, इंपिरिकल फॉर्मूला देखते हो टाइम उसका रेशियो भी सिंपलेस्ट होना चाहिए, और साथ साथ उसका जो रेशियो है वो होल नंबर में भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तभी उसको हम बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला, अदरवाइज उसका इंपिरिकल फॉर्मूला वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है और इंपिरिकल फॉर्मूला भी वही है, दोनों एक ही है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल ध्यान से सुनिए। पहली बात सुनना ध्यान से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला हो? फॉर एनी कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो? तो आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए आप H2O ही ले लीजिए। H2O में जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी H2O है, और जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो भी क्या है यहाँ पर? H2O। ठीक है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकते हैं? बहुत बार डिफरेंट होते हैं, वो भी ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, आपको मैं 2 कंपाउंड बताता हूं। एक तो ग्लूकोज C6H12O6, एक कंपाउंड अपने पास एसिटिक एसिड,
जिसको आप कहते हैं CH3COOH। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे, देखो ये तो हो गए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि बताइए इनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज क्या होंगे, तो आप इसका तो बोल देंगे तो CH2O हो जाएगा। और अगर इसको आप देखो तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे कह सकते हो कि इसमें दो तो कार्बन है और 4 इसमें हाइड्रोजन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है, मतलब आप इसको C2H4O2 बोल सकते हो, और उसका सिंपलेस्ट रेशियो भी CH2O ही आएगा। इसका मतलब क्या, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का इंपिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? तो आंसर है यस, हो सकता है। ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि कंपाउंड्स आपके अलग अलग हों लेकिन उनका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल है। समझ में आ गई बात आपको ध्यान से? तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई एक ही जो इंपिरिकल फॉर्मूला है वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स का भी हो सकता है, जैसे ये वाला इंपिरिकल फॉर्मूला इसका भी है और ये वाला इंपिरिकल फॉर्मूला इसका भी है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन, किसके लिए? इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट समझिए ध्यान से। अगली हम यहां पर बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला, कि आखिर वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंपिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे होता है, कैसे उनके बीच में रिलेशंस होते हैं, उसका हमें पता लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला का होल एन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला का होल एन। और यहां पर जो एन है ये आप ऐसे कह सकते हो, इस एन को कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ये वाली, अरे एन कोई भी एक क्या होगी बोला, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जिसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। एन को, एन की जो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला मतलब किसी कंपाउंड का एक्चुअल मोलिकुलर मास, अगर आप उसको उसके इंपिरिकल फॉर्मूला से जो मिलने वाला मास है अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू बता देगा, बोलो? आपको बता देगा एन की वैल्यू। समझ में आ गई आपको कैसे, क्या मतलब है इस बात का? तो सुनिए ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं C6H12O6, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मोलिकुलर मास होता है ना वो होता है 180। इसी का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CH2O। अगर आप इस इंपिरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का होता है 12, 2H के लिए हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 14, और O का कितना होता है 16, 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा 30, तो इसका मास कितना हो जाएगा 30। तो अगर आप इस केस में n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 और ये कितना है 30, तो आप जब 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। और आप ये जानते हैं कि जब आप उसके इंपिरिकल फॉर्मूला कौन CH2O का होल 6 करेंगे और जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा C6H12O6। तो आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो किसके इक्वल है बोलो, इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n, और n की वैल्यू कितनी यहां पर 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला का जो रिलेशन होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला का होल n। ध्यान रहे ये n कोई मोल नहीं है यहाँ पर, अरे n को मोल मत समझ लेना, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको विद एग्जांपल यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब तक हमने दो बातें सीखी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड हमने इसमें बात की यहाँ पर किसकी, रिलेशन बिटवीन इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला, उसकी बात हम करते हैं, ध्यान से सुनना। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। सुनिए भाई ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो सब्सटेंस आपने फिक्स कर रखा है, उस कंटेनर में जो सब्सटेंस आपने फिल किया हुआ है वो मान लीजिए कोई अननोन सब्सटेंस है।
जिसके बारे में आप, मैं और कोई भी अभी तक नहीं जानता है। तो होता क्या है कि अगर वो सब्सटेंस जो है आपका, अगर वो सब्सटेंस कोई सॉल्यूशन है, या फिर वो सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस कोई कंपाउंड है, कंपाउंड कैसा, कोई मान लीजिए प्योर कंपाउंड है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो जो अननोन सब्सटेंस है जिसके बारे में अभी तक जानते नहीं है, अगर वो कोई अननोन सॉल्यूशन है, तब तो क्वेश्चंस में लगभग लगभग केसेस में, यूं कहूं 99% प्लस केसेस में हमसे उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करवाई जाती है कि बताओ उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी है। कब? अगर वो अननोन सॉल्यूशन है तो। और अगर वो कोई अननोन कंपाउंड है, कंपाउंड कैसा है, अननोन है, तो हमसे क्वेश्चंस में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करवाया जाता है, या उसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है उसके बारे में पता लगवाया जाता है। आपको मैं जो सिखा रहा हूं ना, ये दोनों बातें, ये क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं कि जब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लगभग लगभग उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेजेस कैसे होती हैं, मतलब तो अगर वो अननोन सब्सटेंस की बात करता है तो जनरली लगभग लगभग वो सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तब तो हमसे वो कंसेंट्रेशन पूछता है, और अगर वो अननोन किसी कंपाउंड की बात कर रहा है तब हमसे वो उसके इंपिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में सवाल करता है। ठीक है, और आप सब जानते हैं, आपने लैब में पढ़ा होगा, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि जब भी मुझे किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन का पता लगवाना चाहता है तो उसका हम पता लगाते हैं विद हेल्प ऑफ टाइट्रेशंस। अरे पढ़ा होगा आपने सबने, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आने लेक्चर्स में हम खुद इसको पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे, कोई बात नहीं। और अगर वो कंपाउंड के इंपिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगवाना चाहता है तो उसका पता लगाने का तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं, अब हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन उससे पहले ध्यान दें कि अगर अननोन सॉल्यूशन है तो कंसेंट्रेशन पूछेगा, और अननोन कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपिरिकल फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक बातें? ओके, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम डिटरमाइन करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेप्स टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला। इसमें जो सबसे पहला स्टेप अपने पास है वो ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट कह दो आप, एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि जिस कंपाउंड के बारे में, जिस कंपाउंड में आप, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना चाह रहे हैं उसके इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स उनके नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ये होता है फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप क्या, वो सुनिए। सेकंड स्टेप है फाइंड आउट सिंपलेस्ट रेशियो, फाइंड आउट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। जो एटम्स का आपने मोल्स कैलकुलेट की है उनका हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। और सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालते हैं तो उसमें से सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसको सब में डिवाइड कर दो, लेकिन ध्यान रहे वो नंबर होल नंबर आना चाहिए, और अगर होल नंबर नहीं आ रहा है तो उसको होल नंबर कन्वर्ट करेंगे, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड, जैसे ही आपके पास में एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए तो आप कह देंगे यहां पर कि राइट डाउन इंपिरिकल फॉर्मूला। आप उसका इंपिरिकल फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंपिरिकल फॉर्मूला पता लगाने के लिए आपको केवल और केवल सिंपलेस्ट रेशियो ही चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। जब आपके पास में इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाए तब हम बात करेंगे कैलकुलेट एन कैलकुलेट करना। और एन की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, एन की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास, कह लो मॉलिक्यूलर मास ओ अपॉन, ये बन जाएगा मास ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर हम मॉलिक्यूलर मास कहां से पता करेंगे?
तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में मोलिकुलर मास गिवन है तभी आप इसके आगे n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मोलिकुलर मास ही नहीं दे रखा तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 जो है वो ये है कि आप यहां से मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, वो हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला का होल n। ये टोटल 5 स्टेप आपके पास, जिन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करके आप मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट समझे हम। अगर मैं आपको कहूं कि आपको मोलिकुलर मास कैसे पता लगाना है, इसकी भी बात कर ही लेते हैं यहां पर कि मोलिकुलर मास आपको कैसे पता लगाना है। तो देखिए, मोलिकुलर मास आपको या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, डायरेक्टली आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, डायरेक्टली गिवन होगा। और जब डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो बहुत सारे केसेस में, जब भी आपको डायरेक्टली सवाल में नहीं दे रखा होता है तो बहुत सारे केसेस में वेपर डेंसिटी गिवन होती है आपको। जब जब आपको सवाल में मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट होती है और आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, आपको क्या मिलेगा वहां पर? वेपर डेंसिटी। और जैसे ही वेपर डेंसिटी आपको मिलेगी, हर कोई जानता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का डबल होता है ना, तो यहां से हम क्या पता लगा लेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड केस, तीसरा केस है कि आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन ही नहीं है, आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो जब आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है, ना ही आपको कोई हिंट दे रखा उसके रिगार्डिंग, तो आप ऐसी स्थिति में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते, केवल आप क्या बता सकते हैं? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गई ये तीनों बातें आपको? तो 3 केस हैं, या तो मोलर मास आपको डायरेक्टली दे रखा होगा, या फिर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी होगी, या थर्ड केस में आपको मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी नहीं दे रखी और आपको कोई हिंट भी नहीं दे रखा। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप केवल और केवल उसका इंपेरिकल फॉर्मूला पता लगा सकते हैं, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं लगा सकते। बात क्लियर है यहां तक? चलिए इसी को समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। पहला सवाल है, ध्यान से सुनना। आपको ऐसे बोला होगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 75% जो है, 75% जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो तो है कार्बन, ठीक है। और जो रिमेनिंग 25% है वो कौन है? हाइड्रोजन। और ये दोनों के दोनों आपको दे रखे हैं बाई मास। क्या दे रखे हैं आपको? बाई मास आपको दे रखे हैं, ठीक है। सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका जो ये कंपाउंड है, इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल आपको ये भी बोला गया है कि अगर इसका जो मोलर मास है वो अगर 16 हुआ तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। कैसे सोल्व करना वो सुनिए। तो याद कीजिए स्टेप नंबर 1। मैं आपको एक बार सारे स्टेप फिर से रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर से सुनिए। स्टेप नंबर 1 क्या अपना? सबसे पहले में इंडिविजुअल एटम्स के क्या निकाल लें? मोल निकाल लें। पहला स्टेप फटाफट याद रखो। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना? उनका सिंपलेस्ट रेशियो पता लगाना है। और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद क्या रहेगा? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर हम क्या पता लगाएंगे? एन कैलकुलेट करेंगे और उससे हम पता लगा लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सुनिए, यहां पर सबसे पहले अपना काम है, यहाँ पे क्या हमें पता लगाना है इसमें कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनके मोल्स क्या हैं। तो याद करो अपने मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस लेक्चर्स, वहां पर मैंने आपको हमेशा एक ही बात कही है कि जिसका भी परसेंटेज आपको दे रखा हो कि वो टोटल इतना परसेंट है, इतना इतना परसेंट है, उसको 100 मान लो। किसका परसेंटेज गिवन आपको यहाँ पे? मास। तो आप एक काम कीजिए कि उस कंपाउंड का जो टोटल मास है वो मास कितना है? 100। तो डेफिनेटली उसमें से 75 ग्राम तो कौन होगा? कार्बन होगा उसमें, और उसमें 25 ग्राम कौन होगा? वहां पर हाइड्रोजन होगा। अरे समझ में आ गई क्या बात आपको? यहाँ पर 75 और 25, ठीक है। क्या आप इस 75 और 25 से उनके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से। कार्बन के जो मोल आएंगे, तो बताइए कार्बन का मास कितना है? 75, ठीक है। कार्बन का मोलर मास 12। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे 25।
अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 15। तो इसके जो मोल्स आएंगे यहाँ से इसका सोल्व कर लो, तो सोल्व करने पर इसके मोल कितने आएंगे 25 बाई कितना आएगा 4 और यह आ जाएगा 25। ये आ गए कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स। ये हो गया अपना स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या पता लगाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। तो कार्बन के मोल का रेशियो निकालना है H के साथ। कार्बन के मोल्स हैं 25/4, H के कितने हैं 25/1। जब आप इनको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आप जानते हैं यहाँ पर कि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/4 × 1। दोनों को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बनेगा 1:4। इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो कितना आ रहा है 1:4। इसका मतलब आप बता सकते हैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये था स्टेप सेकंड, और ये बन जाएगा स्टेप थर्ड, और वो बन जाएगा कि उसमें एक तो कार्बन हो, 4 उसमें क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला स्टेप आपसे पता लगाए कि बता इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या पता लगाएंगे, एन पता लगाएंगे। यहाँ पर ये कितने हैं, यहाँ पर इसका जो मोलर मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है 16। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी कितना आएगा 16 आएगा। अरे इससे कैलकुलेट कर लेना 12 + 1 × 4 कितना आएगा 16। तो एन कितना आ गया 1। ये था अपना स्टेप नंबर कौन सा फोर्थ। फिफ्थ स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो कौन है CH4 का होल 1। तो यही क्या बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप टोटल 5 स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। ध्यान रहे एक बात और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मुझे मास का परसेंटेज गिवन था इसलिए मैंने टोटल मास 100 मान लिया। अगर मुझे मोल का परसेंटेज गिवन होता तो हम टोटल मोल कितने मान लेते 100 मान लेते। ठीक है, ये था इसका पहला एग्जाम्पल, पहला न्यूमेरिकल। अगर आपको यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो भी हमें जरूर बताएं। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले एग्जांपल्स की। हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हमने अभी भी सोल्व किया है, तो आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए एक ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन कंटेन 87.42% नाइट्रोजन, ये एन है, एंड 12.58% हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन में दो एलिमेंट है, कौन कौन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों का परसेंटेज इतना इतना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि सर ये जो परसेंटेज हमें गिवन है ये बाई मास दे रखा है या बाई मोल दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैंने इसी लेक्चर से जस्ट पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में मैंने बताया हुआ है, और वहां मैंने बताया था कि आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता लगा सकते हैं और आप बाय मास भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं गिवन हुआ आपको तो उसको हमें क्या मानना है, परसेंटेज बाय मास ही कंसिडर करना है। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो यहाँ पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा तो हम इसको क्या मानेंगे, बाई मास मानना है। मतलब 87.42% बाई मास है और 12.58% बाई क्या है, मास है। ठीक है, आपको आगे बताया कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 32 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको जैसे इसने दे दिया क्या, मोलर मास दे दिया, आप यहाँ से इजीली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है N2H4, लेकिन आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरी कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशंस करने के बाद आपको ये आंसर यहाँ से निकालना है, ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले अपने न्यूमेरिकल की, और वो है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का 7.3 ग्राम है टोटल मास, ये आपको टोटल मास गिवन है। ठीक है, उसमें से 3.6 ग्राम कार्बन है, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन है एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। एक मिनट, इसमें कुछ डेटा मिसिंग है आई थिंक। यहां पर साथ में आएगा 1.4 ग्राम नाइट्रोजन भी आएगा। ठीक है, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। फाइंड आउट इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या करना है आपको, देखो कार्बन दे रखा है 3.6 ग्राम दे रखा है, H आपको दे रखा है 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन आपको दे रखा है 1.4 ग्राम, और रिमेनिंग जो है वो ऑक्सीजन है,
और जब आप इन सबको ऐड करके 7.3 में से माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 1.6 ग्राम। ये आपको हर एक एलिमेंट का मास इसने बता दिया है। देखो इससे पहले वाले सवाल में मास परसेंट वो देते थे, उससे हम पहले मास कैलकुलेट करते थे फिर मोल कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर डायरेक्टली उसने क्या दे दिया हमें, बोलो मास, तो इनके मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके मोल कितने आएंगे, इसके मोल आ जाएंगे 3.6 अपॉन 12 तो वो आ जाएंगे 0.3 मोल। हाइड्रोजन के आएंगे 0.7 अपॉन 1 तो वो आ जाएंगे 0.7, और नाइट्रोजन आएगा 1.4 अपॉन 14 तो आ जाएगा 0.1, और ऑक्सीजन आ जाएगा 1.6 अपॉन 16 तो वो भी आ जाएगा 0.1। ये आ गए सबके मोल्स। ये स्टेप 1 हुआ है। अभी स्टेप 2 में क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा 3711, और वही बन जाएगा इनका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आएगा C3H7NO। ये होगा इनका इंपिरिकल फॉर्मूला। मेरा सवाल आपसे, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, क्या आप इसका यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला पता लगा सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी क्या नहीं दे रखा है, मोलिकुलर मास आपको नहीं दे रखा है, ना ही मोलिकुलर मास के लिए आपको कोई हिंट यहां पर दे रखा है, तो आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता नहीं लगा सकते। क्लियर है? ये था दूसरा सवाल। चलिए और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं इस पर। और ये है आपके सामने अगला सवाल जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनना है इसको। ए मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज 7:16। ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपको मास रेशियो दिया हुआ है। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 46, एंड फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को समझिए। इस सवाल में आपको दे रखा है मास का रेशियो किस किस का, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। कितना दे रखा है, 7:16। साथ ही साथ उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 46। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी से आप बता सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, और वो बन जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो आंसर आ जाएगा 92। ठीक है। इस तरफ जब आपको इसका मास का रेशियो दे रखा है, मास का रेशियो आपको गिवन है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनका मोल का रेशियो डायरेक्टली पता लगा सकते हो। कैसे? आप ऐसे कह सकते हो कि यह बन जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नीचे क्या आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहां हो जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यही तो आएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7/16 इंटू जो ऑक्सीजन का मोलर मास है वो आप जानते हैं कितना होता है, 32 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है यहाँ पर आप जानते हैं, वो 14 होता है। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, इसका 16 होता है और इसका कितना होता है, 14। इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा इनका रेशियो, 1:2। तो आप देख रहे हैं कि आपने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो अगर 1:2 है, तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NO2। ये क्या बन जाएगा, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है यहां तक। और मोलर मास आपका कितना है, बोलो 92, तो N कितना आएगा, वो आ जाएगा 92 अपॉन इसका मास। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 32, तो ये बन जाएगा 46। यहाँ पर कितना आएगा 2, और अगर N2 आ गया तो यहां से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बन जाएगा NO2 का होल ट्वाइस, इट मींस ये बन जाएगा N2O4। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास थर्ड टाइप, तीसरे टाइप का सवाल। ये टाइप थर्ड था। इसमें अलग क्या था, इसमें आपको मास का रेशियो दे रखा था। देखिए मास का रेशियो आपको दे रखा था, उससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट, तो इतना सब जानने के बाद अब आपको क्या जानना वो सुनिए। हमने आज 3 बातें सीखी। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला। दूसरा हमने ये सीखा है कि उनके बीच का रिलेशन।
तीसरा हमने पता लगाना है कि उनको पता कैसे लगाएं, और जब आपको उनको पता लगाना हो तो 3 टाइप के सवाल आपको दिए जा सकते हैं। पहला, आपको सबके इंडिविजुअल मास या आपको सबके इंडिविजुअल मोल्स दिए हो, या फिर आपको मास या मोल का रेशियो यहां पर दिया हुआ हो, या फिर आपको उनके परसेंटेज मोल या परसेंटेज मास आपको दे रखा हो। तो टोटल 3 तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर मास दे रखा हो तो मोल कैलकुलेट कर लेना, मोल दे रखा हो तो सिंपली मोल का रेशियो निकाल लेना, मास का रेशियो दे रखा है तो मोल का रेशियो निकाल लेना, और मोल का दे रखा है तो उससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। परसेंटेज मोल दे रखे हैं तो मोल का रेशियो निकालना है, और परसेंटेज मास दे रखा है तो इसको टोटल 100 मान के वहां से में मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और जैसे ही आपके पास सबके मोल्स आ जाएं, आप उनका सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करके पहले इंपेरिकल फॉर्मूला पता लगाएंगे, फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर मोलर मास दे रखा है तो, और उसके बाद आप यहाँ से उनका मोलिकुलर फॉर्मूला पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ पर सीखे होंगे, और ये पक्का आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे वहां पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।